गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की। क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी, क्यों एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए स्ट्रेन एनर्जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेन एनर्जी पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और स्ट्रेन एनर्जी का अलग अलग एप्लीकेशन भी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जैसे इंटरव्यू सेशंस में जैसे आईआईटी का इंटरव्यू सेशन चल रहा है, पीएसयूज़ का चल रहा है, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेन एनर्जी से इवन डिफ्लेक्शन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी समझने से पहले ये समझ लो कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। फिजिक्स के हिसाब से तो यही है कि भाई कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी कैपेसिटी है काम करने की क्षमता को, और स्ट्रेन एनर्जी क्या है। जैसे अगर एक बॉडी है, हमने डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि अगर हम इस पे लोड लगा रहे हैं बॉडी पे, तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा। मान लो इसकी लेंथ L थी, तो कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन होगा। मान लो वो डेल L हो गई डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। मीन्स कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसमें आपने स्ट्रेनिंग की, स्ट्रेनिंग का मतलब लोड लगाया तो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन होगा। और जैसे ही बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रह गई। वो एनर्जी क्या कहलाती है, स्ट्रेनिंग की वजह से उसमें एनर्जी आ गई। सिंपल सी बात है, स्ट्रेनिंग के वजह से उस बॉडी में एनर्जी आ गई, और वही एनर्जी क्या कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, अब इसको हम लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से भी समझते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम ये कहता है, अब एनर्जी जो होती है, स्ट्रेन एनर्जी जो है वो कई टाइप की हो सकती है, कई तरीके से हम इसको समझ भी सकते हैं। जैसे मान लो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम हमने डिस्कस किया कि मान लो ये डिफ्लेक्शन डेल एक्स था, ये लोड पी था। ये कुछ डायग्राम है आपके पास, मान लो यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। इसी के साथ साथ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ में समझ में आ जाएगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस, माइल्ड स्टील का स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये फ्रैक्चर पॉइंट है। मान लो हमने इसको ले लिया, ये इलास्टिक पॉइंट, ये पॉइंट जो है इलास्टिक पॉइंट है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है इलास्टिक पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है। अब समझना ध्यान से कि स्ट्रेन एनर्जी को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्ट्रेन एनर्जी को हम शो करते हैं कैपिटल यू से। स्ट्रेन एनर्जी को हम कैपिटल यू से शो करते हैं। समझो कि अगर मान लो, अगर ये इलास्टिक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इलास्टिक पॉइंट है, अगर तो किसी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, चाहे इलास्टिक लिमिट ये वाली इलास्टिक लिमिट है, चाहे लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से समझ लो, चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझ लो। स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। अब रेजिलियंस के बाद एक टर्म आता है प्रूफ रेजिलियंस, मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी मतलब कि इसका मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट का मतलब हुआ कि इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हमने उसमें डिस्कशन किया था कि डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि जो बॉडी लोड लगाने के बाद अब अपनी वापस शेप में आ जाए पूरी की पूरी, वो बॉडी क्या कहलाती है, इलास्टिक बॉडी कहलाती है। लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी लोड हटाने के बाद अगर उसमें ज़रा सा भी डिफॉर्मेशन रह जाता है तो वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर प्रूफ रेजिलियंस क्या है कि
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जहाँ तक है तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होती है एनर्जी। न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन इनटू मीटर से पता चल रहा है ये जूल में है, जूल्स एनर्जी को जो है यूनिट है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, आप हमेशा देखते होंगे कि मैक्सिमम हम इलास्टिक एनर्जी की बात करते हैं, प्लास्टिक एनर्जी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लास्टिक में हम एरिया डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे एरिया कितना होगा, लेकिन हम इलास्टिक का एरिया डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक का जो एरिया होता है वो लगभग ट्रायंगल के रूप में होता है, चाहे वो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में समझ लो, चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में समझ लो, ठीक है। इसलिए हम इसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा? हाफ पी इंटू डेल एक्स ना। किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होगी? लोड इंटू डिफ्लेक्शन क्या होगा? जूल में होगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब कि जो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से निकल के आता है वो होता है एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। अब इसमें एक रेजिलियंस जो होता है, हमने समझ लिया रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे टफनेस की। टफनेस क्या होती है कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में जो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अगर हम इसका एरिया निकालें, चूँकि इसका एरिया निकालने के लिए ये शेप आपको दी होगी अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो, नहीं तो सिंपली आप डेफिनेशन समझ लो कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में जो एरिया फ्रैक्चर पॉइंट तक निकल के आता है वो एरिया क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है, ठीक। अब प्रूफ रेजिलियंस का भी मॉडुलस होता है और टफनेस का भी मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किसे कहते हैं? जब आपका एरिया ये निकालें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया निकल के आएगा, हाफ सिग्मा इंटू ई, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट है ना, ये एरिया कहलाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्यों कहा इसको हमने, ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो हाफ पी इंटू डेल एक्स है, पी को आप क्या करो कि एरिया से डिवाइड कर दो और एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दो, बराबर हो गया। डेल एक्स को एक्स से डिवाइड कर दो और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो पी बाई ए क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है, और डिफ्लेक्शन बाई ओरिजिनल लेंथ क्या होती है? स्ट्रेन हो जाती है। और एरिया इंटू डिफ्लेक्शन क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है ना। यहाँ से अगर हम इसको टोटल निकाल के रखें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ सिग्मा इंटू ई इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब ये चीज़ क्या हो गई? ये तो हो गई एनर्जी, टोटल एनर्जी ये हो गई। मान लो ये निकल के आया प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मैंने बताया, मॉडुलस ऑफ, सॉरी ये मॉडुलस ऑफ टफनेस नहीं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस है। मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस का मतलब हुआ कि अब देखो कि यहाँ से डेफिनेशन एक निकल के आ सकती है कि मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस जो होता है ये होता है प्रूफ रेजिलियंस अपॉन में वॉल्यूम। मतलब प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस ये है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की यूनिट 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से निकल के आता है कि अगर सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है। वैसे ही अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस। लेकिन अगर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टफनेस, सिंपली टफनेस। ठीक है, कई बार टफनेस डायरेक्टली पूछा जाता है इंटरव्यू में। अब इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग शेप्स की स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम हमने समझ लिया, वैसे ही हम समझते हैं कि अलग अलग शेप्स की अलग अलग लोडिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग होती है, अलग अलग उसकी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मान लो हम एक्सियल लोडिंग करते हैं, मान लो हम पहली लोडिंग किए एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सियल लोडिंग का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई बार है या बीम है, यहाँ पे आपने लोड P लगाया, यहाँ पे लोड P लगाया, इसकी लेंथ L थी और आपने एक वो ले लिया, सिंपली इसका सेगमेंट ले लिया dx या dl, कुछ भी ले सकते हो, dx ले लिया आपने सेगमेंट। तो ये बताओ कि अगर इसमें लोडिंग लगा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। वो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, अगर ये x = 0 है और ये x = L है तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 से L तक हम जा रहे हैं। तो एक सेगमेंट लेके चेक करते हैं। तो सेगमेंट में अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा p² dx अपॉन में 2EI, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to L। ठीक है, इस बॉडी में अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी हो तो। अब यहाँ पे एक टर्म आता है EI का, सॉरी यहाँ पे EA होगा, अभी यहाँ पे p² dx अपॉन 2EA होगा, 2EA। यहाँ पे EA क्या है, EA है एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। अब यहाँ पे E तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता कहाँ से है, हुक्स लॉ से। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब एक्सियल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की जा रही हो तो। लेकिन अगर आपकी शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन की बात की जा रही है तो शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन क्या होता है, ये जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, या शेयर मॉडुलस भी इसको बोलते हैं। तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक और स्ट्रेस आपके पास आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बल्क मॉडुलस कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें हुक्स लॉ से ही निकल के आती हैं, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ आपको। बल्क मॉडुलस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हुई हैं पहले के वीडियोज़ में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये ए जो होता है वो एक्सियल रिजिडिटी होता है। तो ए क्या है, ए है एरिया। ये कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है एक्सियली, वो एरिया हो जाएगा, एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे एक और केस आती है कि अगर मान लो P जो है पूरी लेंथ पे सेम लग रहा है, अगर पूरी लेंथ पे P सेम एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका फिर इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हो। p² L अपॉन में 2EA ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे if P is same over length, ठीक, अगर P सेम है पूरी लेंथ पे तो उसका स्ट्रेन एनर्जी ये हो जाएगा। ये हो गई एक्सियल लोडिंग। अब बात करते हैं सेकंड, शेयर लोडिंग की क्या होती है। शेयर लोडिंग क्या है, मान लो आपके पास एक बार है और इसको आपने सिंपली सपोर्ट दे दिया, ऊपर से कोई लोड लग रहा है P,
और इसकी लेंथ जो है l है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक जा रही है इसकी लेंथ, और आपने एक सेगमेंट ले लिया dx का, एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब अगर लोड लग रहा है तो इसमें मूवमेंट भी आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा। वो हम कहाँ से समझेंगे? जब SFD BMD पढ़ेंगे, m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। बेंडिंग मूवमेंट का ये मेन इक्वेशन है निकालने की। यहाँ पे m ये है बेंडिंग मूवमेंट, रेजिस्टेंस बेंडिंग मूवमेंट होता है एक्चुअली, लेकिन हम उसको बेंडिंग मूवमेंट के वैल्यू रख देते हैं इक्वल, ठीक है। तो ये मूवमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि P की वजह से यहाँ पे शेयरिंग भी हो रही है और मूवमेंट भी लग रहा है, बेंड कर रहा होगा ये बीम। तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी उसकी हम बात कर रहे हैं, वो U इज इक्वल टू m² dx अपॉन में 2EI होगी, और इसका इंटीग्रेशन 0 to L कर देते हैं। EI क्या है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब यहाँ पे I क्या है? E तो मैंने बताया था कि ये है इलास्टिसिटी, किसकी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। I क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग क्रॉस सेक्शनल शेप्स का, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, मान लो इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था इस एरिया का, इस एरिया का इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये P की वजह से शेयरिंग भी हो रही है, शेयरिंग की वजह से भी स्ट्रेन एनर्जी आती है। ये शेयर लोडिंग है ना, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी आता है, शेयरिंग भी आती है। अभी मैं प्योर शेयरिंग भी बताऊंगा कि प्योर शेयरिंग की वजह से क्या स्ट्रेन एनर्जी होगी, लेकिन अभी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से समझो कि बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ये एरिया होगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, अलग अलग एरिया का बेंडिंग मूवमेंट अलग, सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देखिए, उसमें कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं और क्या होता है, ठीक। अब इसी शेयर लोडिंग में प्योर शेयर की भी केस आती है। प्योर शेयर की केस कैसे होती है? मान लो आपकी एक बॉडी है, नीचे से फिक्स कर दिया आपने, यहाँ पे F लगाया फोर्स को, ये तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। मान लो ये X डिफॉर्मेशन हुआ, ये इसकी लेंथ जो D थी, तो फाई जो स्ट्रेन होगी यहाँ पे वो होगी x/d, ठीक। ये सिंपली वही होता है, ये x और y एक्सिस अगर आप लेते हो, x और y एक्सिस, और ये कोई ट्रायंगल बन गया मान लो ऐसे, तो ये y, ये x, y एक्सिस, अगर ये थीटा है तो अगर ये फाई है सिंपली, ये अगर फाई है तो ये x/d हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा वाला वही केस आता है, ये शेयर स्ट्रेन आ जाती है, शेयर स्ट्रेन। तो ये प्योर शेयर की केस है। इस केस में अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी निकालना हो तो U इज इक्वल टू τ²/2g इंटू वॉल्यूम, ये हो जाता है, ठीक। ये τ²/2g इंटू वॉल्यूम हो जाता है। ये हो जाता है आपका कौन सी केस? जब शेयर लोडिंग में प्योर शेयर की केस हो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने थोड़ा सा ये टर्म बताना भूल गया कि मान लो सिग्मा के टर्म में ही निकालना हो आपको एक्सियल लोडिंग में, तो मान लो जैसे एक्सियल लोडिंग थी, एक्सियल लोडिंग, मैंने एक्सियल लोडिंग में सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे इसमें ये फिगर था आपका, एक्सियली लोडिंग हो रही है। इस केस में क्या बताया था कि अगर P ओवर लेंथ सेम है तो ये हो जाएगा P²L/2EA, U इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू σ²/2E भी होता है, σ²/2E इंटू वॉल्यूम, ठीक।
ये ऐसे निकालते हैं एक्सियल लोडिंग में। शियर लोडिंग में कैसे निकालते हैं? अगर यही लोडिंग जो शियर लोडिंग हमने बात की थी, शियर लोडिंग में कैसे बात की थी, U इज इक्वल टू m² dx, मूवमेंट की वजह से जब आता है 2EI, ठीक है। तो यहाँ पे dx की जगह l ले लेते हैं। जब m ओवर लेंथ सेम हो, मूवमेंट अगर पूरी लेंथ पे सेम हो तो ये हो जाता है m² l अपॉन में 2EI, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, σ² अपॉन 6E इंटू वॉल्यूम। समझ में आया? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको समझ लेना, ठीक है। अब तीसरी लोडिंग की हम बात करते हैं, टॉर्जनल लोडिंग। तीसरी लोडिंग क्या है? टॉर्जनल लोडिंग। टॉर्जनल लोडिंग, टॉर्जनल लोडिंग का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई टॉर्क उसमें अप्लाई हो रहा होगा। मान लो एक बार है आपका, ये मान लो ये A है, ये B है, यहाँ पे टॉर्क कोई लग रहा है, इसकी लेंथ L है, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L तक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक सेगमेंट ले लेते हैं dx का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू T² dx अपॉन में 2gj, ये 0 to L, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक नया टर्म आया gj, ये क्या होता है, ये टॉर्जनल रिजिडिटी होती है, ये होता है टॉर्जनल रिजिडिटी। कई बार इसकी भी डायरेक्ट वैल्यूज़ दे देते हैं और पूछ लेते हैं, ठीक। अब इस केस में अगर मान लो टॉर्क जो है सेम हो ओवर लेंथ, जैसे उसमें P ओवर लेंथ सेम था एक्सियल लोडिंग में, और उसमें शेयर लोडिंग में जो मूवमेंट जो था ओवर लेंथ सेम था। अब यहाँ पे टॉर्क अगर सारी लेंथ पे टॉर्क सेम लग रहा है, टॉर्क सेम का मतलब कि हर जगह टॉर्क T लग रहा है, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू T² L अपॉन में 2gj हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, τ² अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ये स्ट्रेन एनर्जी इसके इक्वल टू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको पूछ लिया कि टॉर्जनल रिजिडिटी में J क्या है, G तो आपको समझ में आता है कि ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने बात की थी, और J क्या है, ये है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली होता है कि अगर कोई आपका क्रॉस सेक्शन है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसका पता है और वाई एक्सिस के अबाउट पता है, तो इसके जेड एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आई जेड जेड इज इक्वल टू हो जाता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे दोनों को ऐड करने से निकल जाता है। ये आई जेड जेड जो होता है यही होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ज़्यादा डिटेल में बात करनी हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तो एक वीडियो हमने रिलीज़ किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्या होता है कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है T² L अपॉन 2gj, ये होता है टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है, और τ² अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। अब यही सिंपली τ² अपॉन 4g ये होता है अगर मान लो एक आपके पास स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है मान लो, तो उस केस में भी कई बार उसमें भी तो एनर्जी स्टोर होती है, उसमें शेयरिंग की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। शेयरिंग कैसे, मान लो आपके पास एक हेलिकल स्प्रिंग है, ये फिक्स कर दी गई है कुछ ऐसे करके, ये यहाँ पे P लग रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो स्ट्रेन एनर्जी होगी τ² अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्ट्रेन एनर्जी को हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है स्ट्रेन एनर्जी इतना क्लियर है। इसके बाद अगर कोई टर्म आता है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जो हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन चल रहे हैं उसके थ्रू हम डिस्कशन करते चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।